नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2020 को जो आपका PAT का पेपर हुआ था, उसमें भी आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है, जिसमें शिफ्ट हो रही है फर्स्ट। और डेट आप जैसे यहाँ देख रहे हैं 8/11/2020 का ये पेपर है। तो जैसे कि MGCI ने आपके लिए बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करा रहे, उसी कड़ी में हम अंतिम चरण में चल रहे हैं। और आपको जैसे एनिमल का क्वेश्चन पेपर यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन, AG1 जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे पेपर आपको सीक्वेंस से आ रहे हैं, तो आप जरूर उसका लाभ लें। निश्चित तौर पर पूरी टीम जी जान से इसमें लगी है, तो ये आपकी सफलता में भी बहुत साथ देगी, तो आप बेटा बिल्कुल इसका लाभ लें। चलिए तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते बेटा, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेल नोन बफेलो ब्रीड इन द वर्ल्ड हैविंग टाइटली कर्ल हॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि ऐसी भैंस जो विश्व प्रसिद्ध है और उसके सिंग टाइटली कर्ल है, मतलब कड़क घुमावदार है, जलेबी नुमा है, धुंडी नुमा है, ठीक है, दादाजी की छड़ी नुमा है, कई सारे हम उसको नाम देते, तो आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या आएगा बेटा। तो इसका उत्तर हो रहा है डी, डमरू। ठीक है, डी डमरू इसका उत्तर हो रहा है। अब बात करें जाफराबादी की, तो इसके सींग कैसे होते बेटा, गर्दन के दोनों ओर झुके होते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखना, गर्दन के दोनों ओर झुके हुए। इसके सींग की अगर मैं बात करूं तो गर्दन के दोनों ओर झुके हुए हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेहसाणा की बात करें तो लगभग मुर्रा की तरह सींग होते हैं इसके ना, लगभग किसकी तरह हॉर्न होते हैं इसके, मुर्रा की तरह है। ठीक, और इसकी क्या विशेष बात है, मेहसाणा की एक क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है, जो कि मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। ठीक है, और विशेष बात क्या है इसमें बेटा, तो ये स्टॉल फीडिंग करती है। कैसी फीडिंग, स्टॉल फीडिंग, मतलब खूंटे पर खड़े होकर खाना इसको पसंद है। तो कौन सा फीडिंग करती है बेटा ये, तो ये स्टॉल फीडिंग वाली बफेलो है, खूंटे पर खड़े होकर खाना इसको पसंद है। चलिए, पंडरपुरी, बहुत विशेष बात है, ध्यान रखना, ये बहुत विशेष बात बता रहा हूं मैं, ये डोर टू डोर मिल्किंग के लिए फेमस है। डोर टू डोर मिल्किंग के लिए ये फेमस है ना, डोर टू डोर मिल्किंग के लिए फेमस है। ठीक, और उत्तर तो आपको मिल ही गया बेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गलघोटू किसके कारण होता है, HS है ना, हेमेरेजिया सेप्टिसिमा, HS की बात हो रही है, तो HS किसके कारण हो रहा है, गलघोटू, जिसको हम घुरका बोलते हैं, जिसमें ग्रंटिंग साउंड आता है। ठीक है, गले में सूजन आ जाता है, पशु जीभ बाहर निकाल देता है, लंबी लंबी सांसें बार बार खींचता है, तो इसी रोग के लक्षण है। तो बात करते हैं हम, चलो 1 बाय 1 सबकी बात कर लेते हैं। क्लास्ट्रीडियम सोबियाई या चोबियाई, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम सोबियाई या चोबियाई ये होता है ब्लैक क्वार्टर, जिसमें क्रिप्टिंग साउंड निकलता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये है भैया आपका टिटेनस, ये हो रहा है टिटेनस। ठीक है, देन पास्चुरेला मल्टीसिडा की बात करें, ठीक, पास्चुरेला बोविसेप्टिका या पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका या पास्चुरेला मल्टीसिडा, तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपके हेमेरेजिया सेप्टिसिमा के लिए। और बेसिलस या ब्रुसेलोसिस एंथ्रेसिस, ठीक है, तो ये एंथ्रेक्स के लिए होता है, ब्रुसेला एंथ्रोसिस, ठीक है, ब्रुसेला एंथ्रोसिस, लेकिन यहाँ पर बेसिलस एंथ्रेसिस लिखा है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले हम लोग हमारी सुविधा के लिए, जैसे हम बात करें ब्रुसेला, ठीक है, एंथ्रेसिस, तो इससे क्या होता है बेटा, ब्रुसेला एंथ्रेसिस से होता है एंथ्रेक्स। ठीक, चलिए, तो अब आपको पता लग गया यहाँ पर कौन से रोग कारक से कौन सा रोग हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, जैसे मैस्टाइटिस थनेला की बात करें तो उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं स्टेफाइलोकोकस है, समर है तो एग्रोबैक्टीरियम पायोजिनस या कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस बोले तो ज्यादा सही है समर मैस्टाइटिस के लिए। तो लगभग गलघोटू, HS, टिटेनस, एंथ्रेक्स, मैस्टाइटिस, जो भी बैक्टीरियल डिजीज है सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अवायवीय स्थिति के तहत चारा संरक्षण एक महत्वपूर्ण तरीका के माध्यम से, an important method of preserving forage under anaerobic condition through। देखो बेटा, हरे चारे के संरक्षण की बात हो रही है और अवायवीय दशा में बात की गई ना, ठीक है, किसमें बात की गई है, अवायवीय दशा। कौन सी दशा बेटा, तो अवायवीय दशा मतलब एनएरोबिक कंडीशन। अवायवीय दशा की यदि मैं बात करूं,
एनएरोबिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम चारे के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसको साइलो के अंदर, किसके अंदर, तो साइलो जिसको हम पीट या गड्ढे भी कहते हैं, उनमें दबा दबा कर भरा जाता है और ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि साइलेज अवायवीय दशा में सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो इस तरह से साइलो में भरकर अवायवीय दशा में बनाकर तैयार हरा परिरक्षित या संरक्षित, परिरक्षित या संरक्षित चारा, परिरक्षित या संरक्षित चारा क्या कहलाता है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं साइलेज। और साइलेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनसाइलिंग या साइलोइंग। इन साइलिंग या साइलोइंग, ठीक है बेटा। तो अब आपसे पूछा गया है क्या, किसके बारे में बात हुई, कंपोस्टिंग, ये सब आप जानते हो। कंपोस्ट एक खाद होता है जिसमें नाडेप विधि काफी फेमस है। इनसाइलिंग हमारा उत्तर हमें मिल गया है क्योंकि हमने अभी हम बात करी थी चैफिंग। चैफिंग मतलब छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर देते हैं ना फसलों के। और ग्राइंडिंग मतलब पीसना, तो यहाँ पर पीसने की तो बात कुछ है ही नहीं। चलिए अब देख लीजिए बेटा, और कुछ बातें जानते हैं हम साइलेज के लिए। तो साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं बेटा मक्का है, क्योंकि अनाज वाली फसलें चाहिए, क्योंकि अनाज वाली फसलों का किण्वन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का किण्वन अच्छे से होगा। जटिल होता है, रेसा होता है, वो सड़कर इट मीन से यहाँ पर सड़ने का मतलब है अच्छी बात के लिए ना। वो जब फर्मेंटेट हो जाएगा, किण्वित हो जाएगा, तो वो एक तरह से लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। जैसे अचार है उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, उसको लंबे समय तक चलाता है, ठीक है। ऐसे ही हम हरे चारे को जब आवश्यकता से ज्यादा होता है तो संरक्षित कर लेते हैं। और भारत में जनरली कम प्रचलन है हरे चारों का संरक्षण, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष भर चीजें मिल जाती है, लेकिन ये संरक्षण विदेशों में ज्यादा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, दूध उतारने में शामिल हार्मोन है, द हार्मोन इन्वॉल्व मिल्क लेट डाउन। चलिए, दूध उतारने की बात हो रही है तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपके पास आ गया ऑक्सीटोसिन, और इसका इफेक्ट रहता है 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रभाव रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। और दूध दोहन का सर्वोत्तम समय भी 5 से 7 मिनट ही होता है बेटा। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये काफी काम का हार्मोन है भाई, नरलिंगीय हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि वृषण कोश के अंदर अंतराली कोशिकाओं में बन रहा है। नर लिंगी हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है। देन हम बात करें एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन क्या होता है, ये मादा लिंगी हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, मादा लिंगी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है। और देन बात करें हम प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये खुशी वाला हार्मोन है, गुड न्यूज वाला हार्मोन है, मतलब ये गर्भधारण का सूचक है ना। यदि मादा पशु गर्भ धारण कर लेगा तो किसका लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का, और किसका घट जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा। तो उस हिसाब से दूध उतारने वाला हो गया आपका ऑक्सीटोसिन। एक क्वेश्चन और हार्मोन का यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है मिल्क फॉर्मेशन, दूध निर्माण के लिए, मिल्क फॉर्मेशन दूध निर्माण के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन। दूध निर्माण वाला कौन सा बेटा, तो दूध निर्माण करने वाला हो रहा है प्रोलैक्टिन, उतारने वाला हो गया। अब एक और हार्मोन आता है, बार बार पूछा ही जाता है, उसको भी यहीं समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल ही आपको एग्जाम में भी दिख जाए। क्या सर दिख जाए एग्जाम में इस साल, ये दिख जाए बेटा कि दूध रोकने वाला हार्मोन है, दूध रोकने वाला हार्मोन है। तो दूध रोकने वाला हार्मोन है एड्रीनल। कौन सा नल है बेटा, तो एड्रीनल, ठीक है। पूरा नाम है इफिनेफ्रिन नार एड्रीनल। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना ये ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से, और पीयूष में भी कौन सा बेटा, तो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, तो पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पश्च पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। क्लियर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का वह हिस्सा जो देसी मवेशियों में मौजूद होता है लेकिन आमतौर पर विदेशियों में अनुपस्थित होता है। तो हम जब काऊ की डिजाइन की बात करते हैं, बॉस इंडिकस की बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो रहा है ना,
बॉस इंडिकस की बात करते हैं तो एक इस तरह का संरचना देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कुबड़, हम्प या कुकद या टाट। कुबड़, हम्प, कुकद या टाट। तो ये कुबड़, हम्प, कुकद या टाट विशेषतः देसी पशुओं में मिलता है और गाय में मिलता है, देसी गाय में मिलता है और कैमल में, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर के थोरिक्स से उठा होता है और इधर से आ रहा है आपका स्कंद प्रदेश, ठीक है, और इधर से ग्रीवाकृत। तो स्कंद प्रदेश और ग्रीवाकृत मिल जाती है, कौन मिल जाती है? स्कंद प्रदेश और ग्रीवाकृत, तब जाकर क्या बन जाता है? कुबड़ बन जाता है। ठीक है बेटा, किसके किसके मिलने से बनता है कुबड़, हम्प? तो स्कंद प्रदेश प्लस ग्रीवाकृत। ठीक है, स्कंद प्रदेश और ग्रीवाकृत के मिलने से बन जाता कुबड़। और स्कंद प्रदेश किसके मिलने से बनता है? तो गर्दन और धड़ के मिलने से बनता है। ये किससे बनता है बेटा? तो गर्दन और धड़ जब जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है? स्कंद प्रदेश। तो स्कंद प्रदेश, ग्रीवाकृत और थर्ड और फोर्थ नंबर का थोरिक्स जब ऊपर उठता है तो टाट, कुबड़ या हम्प का फॉर्मेशन होता है, ये बात ध्यान रखें। चलिए, तो हम बात करें यहाँ पर हम्प या कुबड़, पहले ही ऑप्शन है जो कि हमारी देसी गायों में होता है, जनरली विदेशी गायों में नहीं होता, वो टाट रहित होती है। चलो, रुम की बात करें जिसको द्रम कह रहे हैं हम, तो ये पूंछ वाला जो हिस्सा होता है पशुओं में, अगर हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम रंप कहते हैं। ठीक है, और इसी रंप के अंदर अगर हम देखें बेटा तो सैक्रल या सैक्रम पाया जाता है। ठीक, पूंछ वाला जो हिस्सा होता है वहां पर। ड्यूक्लियो आप सभी जानते हैं और गलकंबल, ड्यूलेप भी आप जानते हैं। ड्यूक्लियो क्या है सर? तो पशुओं में जो हुप होता है, खुर होता है, उसके पीछे ये सिंग जैसी संरचना जो ऐसे निकली रहती है, श्रृंग जैसी संरचना। ठीक है, किसके जैसी सर? तो श्रृंग समान, सिंग के समान, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, श्रृंग के समान जो रचना होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूक्लेव। क्या बोलते हैं सर? तो उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर बेटा ड्यूक्लेव। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको सर? तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं भाई विजन खुरी। ठीक है, और बात करें हम लटकती हुई मांसल झालर पाई जाती कुछ इस तरह से पशुओं में, लटकती हुई मांसल झालर पाई जाती है जिसको हम ड्यूलेप या गलकंबल कहते हैं। ड्यूलेप या गलकंबल भी ज्यादातर विकसित देसी गाय में ही होता है, विदेशी में तो लगभग अनुपस्थित होता है। ठीक है, परंतु अपवाद स्वरूप एक बफेलो का क्वेश्चन बहुत फेमस है यहाँ से, कौन सा है? तो जाफराबादी, जिसमें अल्प विकसित या पूर्ण विकसित गलकंबल हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक विकसित साहिवाल में होता है, सुंदर परतों वाला हरियाणा में होता है। तो ये गलकंबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देसी पशुओं में गलकंबल क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ताप नियंत्रण करता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको बता दी। नियंत्रित अनाक्सी स्थिति के तहत संरक्षित हरे चारे को किस रूप में जाना जाता है? अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार रिपीट हो गया। अभी अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई ना, अनाक्सी मतलब वहां ऑक्सीजन ना हो, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रीन फोडर प्रिजर्व अंडर कंट्रोल एनएरोबिक, ध्यान देना, एनएरोबिक मतलब अवायवीय दशा में, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइलेज। अब देखो यहाँ साइलेज लिखा है, यहाँ परिरक्षित चारा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, यहाँ पर देखेंगे आप बेटा, ये लिखा परिरक्षित चारा या संरक्षित हरा चारा। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने इसमें लिख दी है ना। चलो, हे क्या होता है बेटा? तो हे होती है सूखी घास। कौन सी घास? सूखी घास को हम क्या कहते हैं? तो सूखी घास को हम हे कहते हैं ना बेटा, सूखी घास को हम हे कहते हैं, जिसमें जनरली मॉइस्चर होना चाहिए 12 से 14%, और ये ऑप्शन में ना हो तो 15 से 20%। ज्यादातर एग्जाम में यही ऑप्शन आता है। ठीक है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट आंसर 12 से 14 है। तो हे एक सूखी घास है। संसार में सर्वोत्तम हे बनाने के लिए फसल कौन सी है? आप सभी जानते हैं बेटा, संसार में, वर्ल्ड में सबसे अच्छी हे बनाई जाती किससे? जई से। लेकिन दलहनी फसलों में अगर आ जाए तो दलहनी में 2 चीजें अपने पास है, 2 है, कौन कौन सी है? बरसीम है और लुसर्न, इनका भी उपयोग किया जाता है। बरसीम और लुसर्न का उपयोग भी किया जाता है, ध्यान रहे। चरागाह, जहां पशु चरने जाता है, और चरागाह में नमी की मात्रा 50 से 70% तक होनी चाहिए, 75 भी हो सकती है। जो पशु चरागाह में चारा खा रहा है उसमें नमी इतनी होना चाहिए। और हेलेज, अब देखो यहाँ पर ये डिफेक्ट है ना, सूखा लिख दिया, सूखा चारा। हेलेज का मतलब क्या होता है? हे और साइलेज का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? हे प्लस साइलेज से जो बनता है, हे और साइलेज का कॉम्बो होता है, उसको हेलेज कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न नस्लों से संबंधित पशुओं के बीच के संभोग को कहा जाता है मेटिंग बिटवीन एनिमल्स बिलोंग टू डिफरेंट ब्रीड। ये काम का शब्द बेटा है ना। चलो क्या काम का है सर, देखते हैं बेटा। लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग मतलब अंतर्वंश प्रजनन या क्रमिक अंतः प्रजनन, फिर इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन, और क्रॉस ब्रीडिंग संकरण, और आउट क्रॉसिंग भिन्न संकरण। चलो इससे शुरुआत कर देते हैं। भिन्न संकरण समान नस्ल में होता है, सेम ब्रीड बट अनरिलेटेड होना चाहिए, समान नस्ल परंतु ये क्या होना चाहिए, असंबंधित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए बेटा, असंबंधित। समान नस्ल परंतु असंबंधित होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, डिफरेंट ब्रीड्स में होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न पृथक पृथक नस्ल में होने वाला प्रजनन, अलग अलग पृथक पृथक भिन्न भिन्न नस्ल में होने वाला प्रजनन क्या कहलाएगा, आपका क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। और क्रॉस ब्रीडिंग आर्थिक दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से, नवीन गुण की दृष्टि से, मन चाहे गुण लाने की दृष्टि से प्रजनन का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हम देखते हैं इसमें 4 to 6 जनरेशन में जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स से भी खराब हो जाती है, इसलिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इस बात को ये बात बिल्कुल अच्छे से बताती है बेटा। लाइन ब्रीडिंग एक वंश के अंतर से होने वाला प्रजनन है, एक वंश के अंतर से होने वाला प्रजनन है, जैसे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, इनमें होने वाला प्रजनन है। और इनमें 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशु आते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कितनी जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन में रिलेटेड एनिमल्स में सेम ब्रीड में होने वाला प्रजनन होता है आपका लाइन ब्रीडिंग। और इन ब्रीडिंग का ही दूसरा टाइप होता है क्लोज ब्रीडिंग, जब वन फैमिली मेंबर में हो, बहुत ही निकट के, बहुत पास के, खून के रिश्ते में, सगे संबंधियों में होता है, तो उसको हम बोलते हैं संप्रजनन, जो किसका टाइप होता है, अंतः प्रजनन का ही एक टाइप होता है। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर क्या हो गया फिर सर, तो इसका आंसर हो गया आपका क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स है ना, अलग अलग नस्ल की बात हुई। दूध दोहन की प्रक्रिया को मिनट के भीतर अधिमानतः पूरा किया जाना चाहिए। मिल्किंग शुड बी कंप्लीटेड एज अर्ली पॉसिबल प्रिफरेबल विद इन द मिनट्स। तो कितनी देर में दूध दोहन का कार्य पूरा होना चाहिए, तो वैसे तो 5 to 7 मिनट है, ठीक है, इतनी देर में हो जाना चाहिए। अब इसके करीब जो डेटा है वो यही है, इसलिए आंसर हो गया सी। डेयरी उद्यम से होने वाले लाभ को प्रभावित करने वाला मुख्य संसाधन है द मेन रिसोर्स विच अफेक्ट द रिटर्न फ्रॉम द डेयरी इंटरप्राइजेस। डेयरी इंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई बात क्या है, डिप्रेशन, मूल्यह्रास। ये तो भैया जैसे हम देखते हैं ट्रैक्टर है, ठीक है, भवन है, इन पे कितना प्रति वर्ष इनके मूल्य में गिरावट आती है, उसकी बात हो रही है। बीमा, इंश्योरेंस होता है बेटा, किसी भी चीज का, पशु का भी बीमा होता है, ठीक है, मशीनरी का बीमा होता है। अपने फार्म पर जो जो भी औषधि उपकरण हम जो भी चीज खरीद कर लाए, उन सबके बीमे को अगर हम रखते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है, ठीक है। पूंजी जो हमारे पास है उसका ब्याज, और फार्म लाइव स्टॉक। तो ये तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही था, मतलब लॉजिकल प्रश्न था ना, डेयरी की बात हो रही है तो ये डेयरी से संबंधित तीनों कोई बात कर नहीं रहा है। फार्म लाइव स्टॉक, खेत पशुधन बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि डेयरी उद्यम से होने वाला लाभ को प्रभावित करने वाला मुख्य संसाधन कौन सा बेटा, तो लाइव स्टॉक। फार्म पर लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब पशुधन। पशुधन किसे कहेंगे, जिससे हमें सीधा सीधा क्या मिलता है, लाभ मिलता हो, सीधा हमें क्या मिले उनसे, आर्थिक लाभ मिलेगा। वो सब किस में आ जाएंगे बेटा, पशुधन की श्रेणी में आ जाएंगे। तो पशुधन मतलब डेयरी उद्योग में पशुधन का ही तो महत्व होगा, इनका कोई महत्व नहीं। ये तो सब चीजें अपने को बता रही कि किसके लाभ है किसकी हानि है। तो ये अपने लिए लाभ है इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी अपने लिए लाभ है, लेकिन ये तो कमी होती जा रही, मूल्य में गिरावट आ रही है। लेकिन यहाँ पर बात की गई डेयरी इंटरप्राइजेस के लिए कौन मदद करेगा, तो फार्म लाइव स्टॉक मदद करेगा, इसलिए राइट आंसर डी है। चलिए, गायों में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे सामान्य विधि है। देखो, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे सामान्य विधि, मोस्ट कॉमन मेथड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन काउ। तो गायों में कृत्रिम रूप से वीर्य को छोड़ना है तो इसके लिए कौन सी मेथड बेस्ट है बेटा, रेक्टोवेजाइनल मेथड। अगर हम गुदा योनि विधि की बात करें तो ये वाला पोर्शन होता है बेटा गुदा एनस, ठीक है, और गुदा से ही नीचे अगर हम देखते हैं तो भग ओल्वा होते हैं। भग ओल्वा जो होते हैं वो वेजाइना, और वेजाइना से होते हुए किसके अंदर जुड़ जाएंगे बेटा, ये जैसे ये वेजाइना की बात हुई, और वेजाइना से आगे जुड़ जाते हैं सर्विक्स में, और सर्विक्स आगे जाकर जुड़ जाती है यूटेरस में। कुछ इस तरह का ये होता है। तो आपने देखा होगा वेटरनरी डॉक्टर आता है, गुदा के माध्यम से वो सर्विक्स तक पहुंचाता है, और फिर एआई गन को यहाँ से लोड करा देता है, और सीमेंट को ड्रॉप किया जाता है कहाँ पर, सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो कितने पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, तो एक तो ये हुआ आपका एनस, कौन सा हुआ, एनस। और एनस जो होता है वो किसका भाग होता है, मलाशय का, रेक्टम का, ठीक है, किसका पार्ट होता है बेटा,
रेक्टम का, रेक्टम को हम बोलते हैं मलाशय, ठीक है। और वेजाइनल क्यों बोला, क्योंकि जो ईआई गन थी वो वेजाइना के माध्यम से प्रवेश कराई गई, कहाँ के लिए, सर्विक्स के लिए। तो कौन सा मेथड बेस्ट होता है, रेक्टो वेजाइनल मेथड बेस्ट होता है ना। योनि विधि भी होता है, लेकिन इसमें सीमेन को छोड़ा जाता है, पर उतनी अच्छी विधि नहीं है। यहाँ पर डिजीज इन्फेक्शन होता है, रोग लगने का भय होता है ना, इसलिए मेथड अच्छी नहीं है। रोग लगने का क्या बेटा, भय होता है, ठीक है। स्पेकुलम मेथड, ठीक। और आर्टिफिशियल वेजाइना, तो ये क्या होता है सर, ये कलेक्शन के लिए मेथड है, सीमन कलेक्शन की मेथड है। ये तो किसके कलेक्शन की मेथड है, सीमन कलेक्शन की बेस्ट मेथड है, वीर्य एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि है, सीमन कलेक्शन की बेस्ट मेथड है, वीर्य एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है भाई। स्पेकुलम मेथड कृत्रिम गर्भाधान की विधि नहीं है, ये बेटा जांचने की विधि है ना। तो कृत्रिम गर्भाधान में जांचने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो स्पेकुलम मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पर सीमेन पहुंचाने की बात हो रही, तो रेक्टो वेजाइनल मेथड की बात हो रही, ठीक है। चलिए, तो गायों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे सामान्य विधि कौन सी है, तो रेक्टो वेजाइनल मेथड है, ध्यान रखना, ठीक। एक होती है रेक्टो पल्पेशन मेथड, ठीक है, एक होती है बेटा रेक्टो पल्पेशन मेथड। रेक्टो पल्पेशन मेथड क्या बताती है, गर्भधारण की विधि है। रेक्टो पल्पेशन गर्भधारण की है, और रेक्टो वेजाइनल किसकी है, इंसेमिनेशन की, तो ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशन की तैयारी हेतु उपयोग किए जाने वाला खाद्य संगठक एक प्रमुख श्रेणी है। अब मेजर कैटेगरी फीड इंग्रेडिएंट या इंग्रेडिएंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ राशन। तो राशन बनाना यदि पशु का में, तो राशन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है चारा और एक है दाना। क्या क्या बेटा, एक है फोडर और एक है जिसको हम रफेज भी कह सकते हैं, एक है कंसंट्रेट या सांद्र आहार या दाना। तो चारा और दाना राशन में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, क्योंकि दाने से ऊर्जा मिलती है, चारा पेट भरने का काम करता है, इससे रेशा है और रेशे का सीधा संबंध एसिटिक एसिड से। इसमें दाना है, दाने या खली का सीधा सीधा संबंध प्रोपियोनिक एसिड से। दोनों जरूरी है दूध उत्पादन के लिए, दोनों जरूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेटा। तो इसलिए पशु आहार में चारा और दाना नियमित होना चाहिए, क्योंकि चारा खाएगा तो सेल्यूलोज आएगा, सेल्यूलोज आएगा तो उसका किण्वन होगा, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वसी अम्ल बनेंगे। सारी कार्यक्रम के लिए चारा भी जरूरी और दाना भी जरूरी है। तो राशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो दो चीजें उसके प्रमुख संगठक है। अब चारे में ही आपकी घास आ जाएगी, सूखी घास आ जाएगी, और अनाज के अंदर आपके दाने आ जाएंगे या दानों के अंदर अनाज आ जाएगा, और लेग्यूम्स भी आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम ज्यादातर फलियां शामिल नहीं करते। कभी भी हम पशुओं के लिए कंद है, आलू है, इनको इस सच अभी हम खिला सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। गुजरात में भरपूर खिलाया जा रहा है, गाजर खिलाया जाता है गिर गाय के फार्म पर, ठीक है। जब सलजम होता है सलजम भी खिला देते वो लोग। तो जब फार्म पर सारी चीजें उपस्थित है तब खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कॉमन प्रचलन में नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन पीएटी 2023 में बना था, तो कॉमन प्रचलन में नहीं हुआ है ना। तो कौन कौन सी चीजें आहार में शामिल करना चाहिए मुख्यतः, तो सीरियल्स, अनाज और चारा, ठीक है भाई। तो दाना मतलब अनाज की बात हो रही है यहाँ पर। फलियां मतलब जनरली हम मटर की फली है, मूंग की फली है ना, फिर चौला है, लोबिया, ये सच हम नहीं खिलाते, ये तो रेयर ऑफ द रेयर खिलाते हैं, ठीक। और हम खिलाते भी है तो क्या, उनका चारा खिलाते हैं, फलियां नहीं खिलाते ना, ये बात भी ध्यान रखना। चलिए, 24 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित आईसीआर नस्ल पंजीकरण की अंतिम बैठक के अनुसार वर्तमान भारत में, वर्तमान मतलब 2020 की बात हो रही है ना, जब ये प्रश्न आया था 2020 में, कुल देसी मवेशियों की संख्या है। देखो भाई, अब चल रहा है 2024, अब क्या चल रहा है सर, 2024। तो नाउ डेज काऊ की कितनी ब्रीड हो गई है, 53। किसकी बेटा, काऊ की। और 20 हो चुकी है किसकी, तो बफेलो की। भैंस की कितनी हो गई अब, 20, ठीक है। और 39 हो चुकी है किसके लिए, गोट के लिए। और 45 हो चुकी है किसके लिए सर, सीप के लिए। और 20 हो चुकी है किसके लिए, अपन बात करें तो पोल्ट्री के लिए, ठीक, मुर्गी पालन के लिए, समझ गए। तो मुर्गी की नस्ल, ये अभी वर्तमान का सिनेरियो है 2024 का, और ये प्रश्न आया था 2020 में, इसलिए आंसर आएगा बी। उस समय कितनी थी बेटा, 50 थी, लेकिन अब कितनी है, 53। पहले 28 थी, फिर 33 हुई, फिर 37 हुई, फिर 40, फिर 43, फिर 50, अब 53 हो चुकी है गाय की नामांकित नस्ल। तो अभी फिलहाल आपको जब तक दिखे तब तक यही लगाना है। हाँ, लेकिन ऐसा ही प्रश्न सेम रिपीट हो जाए, 24 जनवरी 2020 को कितनी थी, तो 50 थी बेटा। ध्यान देना प्रश्न में किसकी बात है, इतनी बात को हटा दे। और वर्तमान में भारत में कुल पंजीकृत नस्ल है तो 53 है, लेकिन जब सन वाला पूछा तो फिर 50 आएगा, लेकिन उसने वर्तमान पूछा और ये लाइन हटा दी 24 जनवरी 2020, तो अब कितनी है, 53। ये बात ध्यान रखना, ऐसी
बफेलो की भी चेंज हुई है, गोट की भी चेंज हुई, सीप की भी बढ़ गई है और पोल्ट्री की भी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे। मवेशियों के शव को निम्नलिखित में से रोग होने पर खोला नहीं जाना चाहिए ना। द केस कैटल मस्ट नॉट बी ओपन इन विच द फॉलोइंग डिसीज। कौन से रोग में पशु के साथ चीड़फाड़ नहीं करना चाहिए? गलघोटू, रेंडरपेस्ट, एफएमडी, एंथ्रेक्स। तो राइट आंसर है क्या बेटा? एंथ्रेक्स। क्यों? क्योंकि एंथ्रेक्स का जो स्पोर होता है इसका लाइफ स्पान 12 से 50 वर्ष, मतलब 50 ईयर तक है, 12 से 50 वर्ष है, और ये एक जेनेटिक रोग है। कैसा रोग है? जेनेटिक रोग हो रहा है। कौन सा रोग हो रहा है? जेनेटिक रोग। अगर ये एक बार वातावरण में आ गया तो फैलता ही रहेगा, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए। पहले तो जला ही देना चाहिए। एंथ्रेक्स से मरे पशु के शव को जला देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत घातक बीमारी है, पशुओं का सबसे खतरनाक रोग है, जीवाणु जनित में भी सबसे खतरनाक है। लेकिन प्रश्न में पूछे कि वायरल से सबसे खतरनाक कौन सा है, तो वायरल में सबसे खतरनाक है रेंडर पेस्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। तो इस रोग से मरे पशु के साथ कभी भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मांस प्रकार की बकरी के लिए शुष्क पदार्थ। चलो ड्राई मैटर की बात है तो लगभग सारा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। काऊ की बात करें, बुल की बात करें, ठीक है, और ऑक्स की बात करें, गाय, सांड और बैल, इनके लिए हमें रखना है 2.5% प्रति 100 किलो बॉडी वेट पर, या 2.5 kg। ये एग्जैक्ट याद रख लो, वैसे 2 से 2.5 होता है। चलो फिर बात करें हम, क्रॉस ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है बेटा? क्रॉस ब्रीड, संकर नस्ल है। और बफेलो, क्रॉस ब्रीड और बफेलो के लिए अगर पूछा जाए तो ये 3 kg तक है, ध्यान रखना। बात करें हम गोट एंड सीप की, ठीक है, गोट एंड सीप की बात की जाए तो इनके लिए 3 to 4 kg ड्राई मैटर है, ध्यान रखना। और गोट को ये दिया जाता मीट पर्पस से इतना। गोट में ही अगर आपसे पूछ ले बेटा, गोट में ही आपसे पूछ ले फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना ड्राई मैटर देना चाहिए, तो ये 5 to 7 kg है। और गोट मैक्सिमम कितना इंटेक कर सकती है ड्राई मैटर, तो 11 kg तक इतना ड्राई मैटर ये मैक्सिमम इंटेक कर सकती है, ठीक है। बकरी अधिकतम 11 किलो तक शुष्क पदार्थ खा सकती है। तो ये ड्राई मैटर के लगभग सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी बेटा। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि मीट टाइप की बात हो रही है और मीट टाइप के लिए जनरली इतना ही दिया जाता है। साधारणतः भी पूछे तो 3 to 4 kg बताना है, हाँ, लेकिन मिल्क के लिए पूछे तो 5 to 7 और मैक्सिमम पूछे तो 11 kg ड्राई मैटर। सर बकरी तो छोटी होती है इतना ड्राई मैटर, क्योंकि बेटा तुमने एक शब्द बार बार सुना होगा, बकरी की तरह दिन भर मुंह चलाता रहता, मतलब इसका मुंह बंद नहीं रहता। खाने की क्षमता अच्छी, पचाने की क्षमता अच्छी है, इसलिए इसका ड्राई मैटर भी ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ काउ। तो कौन सा नहीं है? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, फेलोपियन ट्यूब 100% होता है, यूटेराइन हॉर्न में ये भी होता है, सर्विक्स भी होता है, तो ये तो केवल मादा में ही होता है, ठीक है। मूत्र मार्ग जो होता है, यूरेथ्रा अपन ने पढ़ा था नर में, ठीक है। यूरेथ्रा कहाँ पढ़ा था? मूत्र मार्ग नर में, ठीक है, जहां पर एक वाल्व होता है जिसको हमने नाम दिया था क्रिस्टा यूरेथ्रा। तो मूत्र मार्ग के ऊपर एक वाल्व का काम करता है क्रिस्टा यूरेथ्रा, और ये किसमें होता है बेटा? फीमेल में होता है कि मेल में? तो वो मेल में होता है। बाकी फेलोपियन ट्यूब जिसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं, डिंब वाहिनी बोलते हैं, ठीक है, ओविडक्ट बोलते हैं। और ये अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट कितने भागों से मिलकर बनी है? 3 भागों से मिलकर बनी है। पहला क्या था सर? तो पहला था बेटा निकाय, अपन ने पढ़ा था, जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। दूसरा क्या है सर? तो इस्थेमस है, ठीक है। और थर्ड होता है एम्पुला। इन तीनों को मिला दिया जाए तो कंपाइल कर दिया जाए तब जाकर बनती है डिंबवाहिनी। और पशुओं में निषेचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो एम्पुला और इस्थमस के मिलन पर होता है, पहली प्रायोरिटी। लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में क्या मिलता है? एम्पुला। अगर आपको मिल जाए कि निषेचन होता है तो इस्थमस प्लस एम्पुला जंक्शन, ये पहली प्रायोरिटी है। लेकिन जनरली आपको ऐसे ऑप्शन आता है ना, निकाय, एम्पुला, अंडवाहिनी, इस तरह से दे तो फिर उत्तर होता है एम्पुला। लेकिन इस्थमस प्लस एम्पुला लिखा हो तो पहली प्रायोरिटी वही होती है, निषेचन के लिए, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो ए हो गया, क्योंकि क्या पूछा उसने? नहीं है। तो नहीं है, वो परीक्षा में दिखता नहीं है, ध्यान रखना। तो नहीं है तो ये नहीं है, बाकी है। अच्छे दोहक में थनों के लटकाने वाले पेट के हिस्से तक दूध की नसें होनी चाहिए। मतलब गुड मिल्कर्स, एक अच्छी दुधारू नस्ल में क्या क्या
क्वालिटीज होनी चाहिए। मोटी, विशिष्ट, बलदार और भली भांति शाखित, थिकन, प्रोमिनेंट, टॉर्टस एंड वेल ब्रांच्ड होना चाहिए। अशाखित तो कभी नहीं होना चाहिए, पतली भी नहीं होना चाहिए, सीधी भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक अच्छे आयन में जो मिल्क वेन्स आ रही है, दुग्ध सिराएं आ रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए, उभरी होना चाहिए, मोटी होना चाहिए, शाखित होना चाहिए, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा मिल्क की सप्लाई के लिए जानी जाएगी। और जितना ज्यादा मिल्क का सप्लाई जितना ज्यादा ब्लड का सप्लाई होगा उतना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो वह आयन जिसमें दुग्ध सिराएं टेढ़ी मेढ़ी हो, उभरी हो, मोटी हो, शाखित हो, कुंडलित ना होना चाहिए ना, टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए पर कुंडलित नहीं होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रांचेस हो, वह अच्छी से अच्छी मानी जाएगी। तो भैया ये एक अच्छे आयन की विशेषता होगी। क्लियर बात। अब दुग्ध सिराओं में कैसा रक्त बहता, बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले कि बताइए भाई दुग्ध सिराओं में कैसा रक्त बहता है। तो दुग्ध सिराओं में रक्त कैसा होता है बहता हुआ, तो वो होता है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब उसमें कोई कचरा नहीं आ गया, CO2 है बस। और दूध का जो निर्माण होता है, ठीक है, दूध का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो दूध का निर्माण जो होता है बेटा वो शुद्ध रक्त से होता है। किससे होता है, शुद्ध रक्त से। चलिए, तो ये था बेटा आपका पेपर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं PAT के PYQ की सीरीज में नेक्स्ट पेपर जो कि 2020 का है। और 2020 में यह पेपर हम ले रहे हैं 8 नवंबर का, ठीक। और इस पेपर का हम देख रहे हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रानीखेत डिसीज RDF1 शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू लेयर चिकन एट द एज ऑफ डैश 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 वीक। रानीखेत RDF1 के खिलाफ पहला टीका डैश 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 सप्ताह की उम्र में लेयर चिकन को निर्देशित किया जाता है। निर्देशित मतलब लगाया जाता है, ठीक है। तो रानीखेत का जो पहला टीका है जिसको F1 स्ट्रेन कहा जाता है, या फिर इसी के स्थान पर लासोटा स्ट्रेन भी लगाया जाता है। F1 स्ट्रेन और या फिर लासोटा स्ट्रेन, और यह दिया जाता है 1 से 7 दिन की उम्र पर या फिर 1 सप्ताह की उम्र पर, ठीक। तो इसका सही आंसर आएगा बी, 1 सप्ताह पर, ठीक। ये पहला है। बाकी F2 अगर देखें, F2 स्ट्रेन, तो F2 स्ट्रेन लगाया जाता है रानीखेत के लिए 6 to 8 वीक्स की एज पर, 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर लगेगा दूसरा टीका। और दूसरा जो है वो वैसे मेन है, क्योंकि जो मेनली एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम है, यानी जो बोले कि अच्छे से एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम है, वो सेकंड वाला ही करता है, ठीक है। पर बाकी 2 लगते हैं, F1 स्ट्रेन और F2 स्ट्रेन। तो F1 फर्स्ट वीक पर लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, बेसिलरी वाइट डायरिया ऑफ पोल्ट्री इज आल्सो नोन एज। पोल्ट्री के बेसिलरी डायरिया को इस नाम से भी जाना जाता है। बेसिलरी वाइट डायरिया मतलब सफेद दस्त है, और सफेद दस्त अगर देखें तो उसको पुलोरम के नाम से जाना जाता है, पुलोरम, या इसको हम बोले तो सफेद दस्त, ठीक। और यह बीमारी होती है साल्मोनेला पुलोरम से, साल्मोनेला पुलोरम। तो इसका जो बैक्टीरियल डिसीज है, इसके बैक्टीरिया से ही इसका नाम एक और पड़ा है पुलोरम डिसीज, और इसी के एक और नाम पड़ा है साल्मोनेलेसिस, ठीक। तो ये बेसिलरी वाइट डायरिया, पुलोरम, सफेद दस्त, साल्मोनेलेसिस, सभी एक ही नाम है। फाउल कॉलरा भी बैक्टीरियल डिसीज है, पास्टोरेला मल्टोसिडा से होती है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज भी बैक्टीरियल डिसीज है, और ये अगर देखें तो ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से। और इन्फेक्शियस कोराइजा, संक्रामक प्रतिशाई, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, और ये अगर देखें तो ये होती है हिमोफिलस पैरागेलिनेरम से। तो सारी की सारी बैक्टीरियल डिसीज है, बट इसमें वाइट बेसिलरी डायरिया पूछा है और उसका अदर नेम पूछा है, तो ए ऑप्शन। फिर है फ्रेश मिल्क हैज ए pH वैल्यू इन द रेंज ऑफ। ताजे दूध में इस सीमा तक pH मान मौजूद होता है, ठीक। तो ताजे दूध का अगर pH देखें तो वो होता है 6.5 to 6.7, ठीक। हमको पता है कि मिल्क एसिडिक है, अम्लीय होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता हो, स्लाइटली एसिडिक है, हल्का अम्लीय है, ठीक है। तो 7 से कम होगा, और 7 से थोड़ा सा कम 6.5 to 6.7।
फिर एक और क्वेश्चन उसी साल रिपीट हुआ है, द एवरेज पीएच ऑफ नॉर्मल एंड फ्रेश काउ मिल्क है। इस बार काउ मिल्क का पूछा है, और काउ मिल्क की अगर बात करें तो सेम बात है, वो भी एसिडिक है, ठीक है, और 7 से थोड़ा सा कम है। तो ये जो ऑप्शन है ये मोर करेक्ट है, ठीक। बाकी अगर देखें तो ये ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, और ये काफी कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ऐसे देखें तो काउ मिल्क 6.4 to 6.6 और बफेलो मिल्क 6.7 to 6.8, और अगर ऐसे एवरेज बोले तो 6.5 to 6.7, ये एवरेज पीएच ऑफ मिल्क। A factor affecting milk composition is the दूध की संरचना को प्रभावित करने वाला एक कारक है। दूध की संरचना का मतलब है जो उसके अंदर चीजें हैं वो चेंज हो सकती है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कौन है? सर्विस पीरियड, सेवा अवधि। सर्विस पीरियड अगर देखें तो ये चालू होता है जस्ट आफ्टर काविंग, जस्ट आफ्टर काविंग, ब्याने के बाद या तुरंत बाद ये चालू हो जाएगा, और 2 to 3 मंथ का होता है, 60 to 90 डेज, ठीक, और दोनों आ जाए तो 60 डेज, ठीक है। और जिस दिन हम मेटिंग करवाएंगे, जिस दिन मेल और फीमेल को मिलाएंगे, उस दिन ये पीरियड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में चालू हो जाएगा जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ड्राई पीरियड अगर देखें तो ये भी 2 to 3 मंथ का ही होता है, मतलब 60 to 90 डेज, और ये होगा जस्ट यूं बोले कि 2 to 3 मंथ बिफोर काविंग। काविंग से 2 से 3 महीने पहले का जो पीरियड है वो होता है ड्राई पीरियड, क्योंकि काविंग के बाद में फिर मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और मिल्किंग स्टार्ट हो गई तो ड्राई पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। फिर है काविंग इंटरवल, ब्याने का अंतराल, और ब्याने का अंतराल अगर देखें तो ये है टाइम बिटवीन 2 काविंग, 2 काविंग या 2 ब्यात के बीच का अंतर, और ये अगर देखें तो काव में 12 to 13 मंथ, और बफेलो के अंदर अगर देखें तो ये है 14 to 16 मंथ, ठीक है। लास्ट में ब्रीडियन नस्ल, और ब्रीडियन नस्ल आपको पता ही है। अब इनमें वो पूछ रहा कि कौन सा मिल्क की जो कंपोजिशन है, ठीक है, या मिल्क का जो संरचना है उसको अफेक्ट करेगा। तो इन सब में अगर देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रीडियन नस्ल। इनसे अगर देखें तो कंपोजिशन पर इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं पड़ना है, ठीक है, ये चीजें अलग है। कंपोजिशन पर जो इफेक्ट डालेगा वो है ब्रिड्स या नस्ल। जैसे मान लो, जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें साहिवाल। अब साहिवाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर फैट होती है 4.5%, लेकिन यही चीज अगर हम सिंधी में देखें तो सिंधी के अंदर फैट होती है 4.9%। इसका मतलब दोनों काव है बट डिफरेंट ब्रिड्स है, इसलिए उसका कंपोजिशन डिफरेंट आ रहा है, ठीक। तो ब्रिड्स जो है वो कंपोजिशन पर अफेक्ट डालेगी, इसलिए सही आंसर आएगा ब्रीड या नस्ल। फिर है मेरेक्स डिसीज वैक्सीन इज गिवन एट। मेरेक की बीमारी का टीका इस आयु पर दिया जाता है। तो मेरेक्स जो डिसीज है इसका टीका जो लगता है वो लगता है डे ओल्ड पर, 1 दिन की आयु पर, ठीक है। हेचरी की अगर हम बात करें तो हेचरी पर आपको पता होगा कि यहां से हम डे ओल्ड चिक खरीदते हैं। तो ये जो डे ओल्ड चिक खरीदा है ये वैक्सीनेटेड होता है, और वैक्सीनेटेड किससे है? तो ये है मेरेक्स डिसीज से। मेरेक्स डिसीज का जो है वैक्सीनेशन इसको कर दिया गया, ठीक। तो मेरेक्स का ध्यान रखना हमेशा कब लगता है? डे ओल्ड एज पर। इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इज। भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंस का योगदान है, ठीक है। क्वेश्चन 2020 का है, लेकिन फिलहाल में अगर देखें तो बफेलो का शेयर मिल्क के अंदर 45% है, और काऊ का शेयर इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में 52%। इसका मतलब इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में काऊ फर्स्ट पर है और बफेलो सेकंड, ठीक है। जिस समय यह क्वेश्चन आया था उस समय बफेलो टॉप पर थी, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बफेलो का हो रहा था। लेकिन अब बेटा प्रोडक्शन अगर देखें तो काऊ का इंडिया के अंदर ज्यादा है, और वो है 52%। 52 + 45 टोटल हो गया 97। बचा हुआ 3% शेयर कर रही है गोट। तो गोट का शेयर 3% है, ठीक है। 45 बफेलो और काऊ का 52%। बफेलो का पूछा है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमारा यही ऑप्शन ज्यादा सही आएगा।
गर्बर टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन कंटेंट ऑफ मिल्क। गर्बर परीक्षण को दूध में सामग्री निर्धारित करने हेतु किया जाता है। तो गर्बर टेस्ट से हम पता करते हैं फैट, ठीक है। गर्बर टेस्ट से फैट पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसका नाम है ब्यूटायरोमीटर। इस ब्यूटायरोमीटर की हेल्प से हम पता करते हैं। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए लेक्टोमीटर है, एसएनएफ के लिए भी लेक्टोमीटर है। इस लेक्टोमीटर की हेल्प से हम एसएनएफ भी पता करेंगे, साथ में टोटल सॉलिड्स भी पता करेंगे और रिलेटिव डेंसिटी भी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता करेंगे। गर्बर का पूछा है इसलिए आंसर आएगा फैट या वसा। फिर है नेक्स्ट, द प्रीफर्ड क्रीम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल बटर। वाणिज्य मक्खन के उत्पादन हेतु वरीय क्रीम होती है, ठीक है। वरीय मतलब प्रीफर्ड, इसका मतलब कि आगे किसको रखेंगे आप, ठीक है, किस क्रीम को आप सिलेक्ट करेंगे। तो बटर बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए एसिडिक क्रीम अच्छी होती है, अम्लीय क्रीम, ठीक। अब देखो इसमें अम्लीय है क्या, कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अम्लीय का मतलब खट्टा, तो खट्टा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो खट्टे को अंग्रेजी में बोला जाता है सोर, ये हमारा आंसर होगा। बाकी स्वीट, सॉल्टर, कल्चर्ड ऐसी क्रीम का यूज नहीं होता है, खट्टी क्रीम का हम यूज करते हैं। एसिडिटी शायद आपको पता हो 0.3% एसिडिटी, इस एसिडिटी वाली क्रीम हम लेंगे। और एसिडिटी आ रही है इसका मतलब क्रीम एसिडिक है। नेक्स्ट, टू इंप्रूव क्लीन मिल्क प्रोडक्शन बिफोर मिल्किंग काउ शुड बी। दूध दोहने से पहले स्वच्छ दूध उत्पादन में सुधार करने हेतु गायों को डैश 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 चाहिए। वजन करना, वजन करने से स्वच्छ दूध उत्पादन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज करने का भी स्वच्छ दूध उत्पादन से ज्यादा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। धुलने का रिलेशन है, ग्रेज्ड चारा खिलाना, ठीक है। तो चारा खिलाना है लेकिन 1 घंटे पहले, ठीक, और वो भी स्वच्छ दूध उत्पादन से संबंधित है। लेकिन ज्यादा सही इसमें अगर देखें तो वो है गाय का धुलना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो गंदी है तो वो गंदगी मिल्किंग के टाइम पर दूध के अंदर गिरेगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा सही इसमें ऑप्शन देखें तो वो है हमारा सी ऑप्शन। एज पर लीगल स्टैंडर्ड बटर फैट कंटेंट ऑफ बटर शुड बी एट लीस्ट। कानूनी मानक के अनुसार मक्खन में मक्खन वसा सामग्री कम से कम होना चाहिए। तो 80% है मक्खन के अंदर, और मक्खन में मतलब जब भी 80% आ जाए क्वेश्चन में तो फिर उसका सीधा आंसर जो है वो मक्खन ही होगा, क्योंकि मक्खन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर फैट परसेंट देखें तो वो होता है मिनिमम 80%, ठीक। बाकी ये जो परसेंट है ये घी का है और बाकी दोनों परसेंट किसी के नहीं है। और ऐसे देखें तो क्रीम के हैं, बट जो एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये घी है और ये मक्खन है। In modern times, for preparation of milk powder, the most important method of drying milk is by। आधुनिक समय में दूध पाउडर तैयार करने के लिए दूध को सुखाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। तो दूध को सुखाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका है स्प्रे ड्राइंग और दूसरा तरीका है ड्रम ड्राइंग, ठीक। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेस्ट है, तो इन दोनों में ये बेस्ट है, ठीक। और इसीलिए इसका यूज अगर देखें तो कमर्शियल मिल्क पाउडर प्रोडक्शन के लिए होता है, कमर्शियली, ठीक है। और मॉडर्न तरीके से जितना है वो इसी से होता है। तो आंसर होगा स्प्रे ड्राइंग। ड्रम ड्राइंग का यूज इतना नहीं होता। फॉर एस्टेब्लिशिंग ए डेयरी फार्म द फंड विच इज टू बी स्पेंट टू बाय, मेंटेन एंड इंप्रूव लैंड, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड। डेयरी फार्म की स्थापना के लिए भूमि, भवनों और उपकरणों को खरीदने, रख रखाव और सुधार हेतु जो निधि खर्च की जानी है उसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें वैसे अगर मेंटेनेंस और रख रखाव की बात होती है ओनली, तो फिर उस कंडीशन में रिकरिंग एक्सपेंडिचर, आवर्ती व्यय जो है वो इसका आंसर सही होता। बट इन्होंने एक चीज और इसमें ऐड कर दी है, खरीदने वाली, बाय वाली। और जब इन चीजों को खरीदना हो तो फिर उसके लिए हमको चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो इसका ए ऑप्शन अगर देखें तो वो ज्यादा सही होगा। बाकी जैसे वेरिएबल हो गई तो वेरिएबल कास्ट या फिर परिवर्तनीय लागत, ये दैनिक कार्यों की जो चीजें होती है उनको खरीदने में खर्च होता है। अब दैनिक कार्य में जैसे भोजन हो गया है, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें हैं इनको खरीदने के लिए हम वेरिएबल कास्ट का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सिक एंड अनप्रोडक्टिव बर्ड्स फ्रॉम द फ्लॉक इज कॉल्ड। झुंड से अवांछनीय, बीमार और या अनुत्पादक पक्षियों को निकालना डैश 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 कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कलिंग। कलिंग या छटनी कहा जाता है इसको, या फिर इसी का एक और नाम है विपथन। ठीक, और छटनी, विपथन या कलिंग का मतलब होता है अनुत्पादक या फिर अनप्रोडक्टिव एनिमल्स को बाहर करना या अनप्रोडक्टिव बर्ड्स को बाहर करना। बिग ट्रिमिंग मतलब चोंच काटना है, जिसको डीबिकिंग बोलते हैं। फिर टॉय क्लिपिंग मतलब उसके पंजों को बांधने को टॉय क्लिपिंग बोलते हैं। डबिंग का मतलब होता है कलंगी काटना, कलंगी, या जिसको हम बोलते हैं कॉम्ब। तो कटिंग ऑफ कॉम्ब इज कॉल्ड डबिंग। तो इसका सही आंसर आएगा ए, कलिंग। फर्टाइल एग्स आर लोडेड इनटू द इंक्यूबेटर। प्रजननक्षम अंडों को डैश 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 इंक्यूबेटर में लोडेड किया जाता है। ब्रॉड एंड ऊपर, व्यापक अंत ऊपर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये होना चाहिए। तिरछे नहीं, नैरो एंड अप ये भी नहीं, हॉरिजॉन्टली मतलब आड़े ऐसा भी नहीं। ठीक, बिल्कुल जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब ये कहा गया है कि मान लो ये है अंडा, तो इस अंडे का ये है चौड़ा सिरा, ब्रॉड एंड, जिसको वृहद बोला जाता है। ठीक, और ये है नैरो एंड, और नैरो को बोला जाता है संकीर्ण या सकरा। तो हमेशा इसका ब्रॉड एंड जो है, चौड़ा सिरा जो है वो ऊपर होना चाहिए और सकरा सिरा नीचे होना चाहिए। इंडिया शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी। ठीक, तो दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 22। फिलहाल में अगर देखें तो ये हिस्सेदारी है 25%। ठीक है, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 25% प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है। और ये प्रोडक्शन फिलहाल में देखें तो ये है 230.6 मिलियन टन। ठीक, जो कि पूरे वर्ल्ड का 25% है, और 25 मतलब 1/4। तो 20 का क्वेश्चन है और उस समय अप्रोक्स 20% के आसपास था, तो इसलिए 22% राइट आंसर। फॉर ऑल पर्पस अ डेली सप्लाई ऑफ वाटर पर काउ इज। सभी उद्देश्यों के लिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। फॉर ऑल पर्पस, सिर्फ पानी पिलाना ही नहीं है, उसके अलावा जो भी दूसरी वॉशिंग का जो काम है, ये सारे जो काम है, इनके लिए अगर देखें तो कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक काउ को रिक्वायरमेंट होती है 110 लीटर पर डे। एक दिन में इतना पानी उसको चाहिए। ठीक, और इसमें से कुछ पानी जो इसके पीने के लिए यूज में लाएंगे। पीने के लिए अगर देखें तो ड्राई काउ के लिए 25 लीटर पर डे, और अगर मिल्च काउ है तो मिल्च काउ के लिए 30 to 35 लीटर पर डे। ठीक, मिल्च काउ में भी अगर मान लो हम थंब रूल देखें तो मिल्च काउ के लिए थंब रूल है 1.5 to 2 लीटर वाटर पर लीटर मिल्क प्रोडक्शन। अगर गाय 1 लीटर दूध दे रही है तो उस पर हमको उसको 1.5 से 2 लीटर पानी पीने के लिए देना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल कंजप्शन पूछा है तो 110 लीटर। A lactating cow needs extra drinking water for the production of milk at the rate of लीटर पर लीटर ऑफ मिल्क है। ये लो, वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। अभी जो अपन ने क्वेश्चन क्या बोले, जो अपन ने अभी देखा वो चीज यहां पर आ गई। एक दुग्धदायिनी गाय को लीटर प्रति लीटर दूध के की दर से दूध के उत्पादन के लिए अतिरिक्त पेयजल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा है थंब रूल, और वो यही पूछ रहा है कि उसको पर लीटर कितना पानी, पर लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना पानी देना है। तो इसमें ऑप्शन में अगर देखें तो ये सही आ गया, 1.5 से 2 लीटर देना है। 2 ऑप्शन में है, 2 सही आंसर। As per the Indian Council of Medical Research (ICMR), the dietary requirements of milk in India is। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में दूध की आहार आवश्यकता है। तो ICMR के अकॉर्डिंग 300 ml पर डे इतना चाहिए। ऑप्शन में अगर ये हो तो यही आंसर लगाना, अगर नहीं हो तो फिर इसकी जगह पर हम 280 ml भी डाल सकते हैं आंसर पर। कब? जब ये ऑप्शन में नहीं हो। एक दिन में इतना दूध हमको पीना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री ब्रीड्स इज प्राइमरली फॉर एग प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की नस्ल मुख्य रूप से अंडा उत्पादन के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारी सारी टेंशन खत्म कर दी, व्हाइट लेग हॉर्न है, मतलब दूसरा आंसर आ ही नहीं सकता अगर बात हो रही है एग प्रोडक्शन की, अंडा उत्पादन की। ठीक, बाकी एस्ट्रोलार पर देखें तो ये भी एक प्रोडक्शन करती है, रोड आइलैंड रेड डुअल पर्पस है, ये भी एक प्रोडक्शन करती है, न्यू हैम्पशायर वैसे देखें तो मेनली मीट के लिए। ठीक है, ये भी अगर देखें तो एक तरह से डुअल पर्पस है, मतलब एक प्रोडक्शन के साथ साथ मीट प्रोडक्शन का भी काम ये करती है। ठीक है, पर एक का पूछा है और उसमें व्हाइट लेग हॉर्न ऑप्शन में है, आंसर वही होगा। द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय डैश 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 मेथड, दूध की वसा सामग्री डैश 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 विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, ये लो, ये वापस आ गया क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले इसके ऊपर पूछ चुका है कि इससे किसका पता लगाते हैं, तो फैट का पता लगाते हैं। अब उसने उल्टा कर दिया, फैट का पता किससे लगाएंगे, तो ये इससे लगाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री फीड्स शुड हैव मैक्सिमम कैल्शियम कंटेंट, निम्नलिखित पोल्ट्री फीड में से किसमें अधिकतम कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम अगर देखें तो उसकी जरूरत है शेल के लिए, और शेल किसका है, एक का। एक कौन देगा, लेयर, तो लेयर को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ब्रॉयलर स्टार्टर को इतनी ज्यादा नहीं है, चिक को भी इतनी नहीं है, ग्रोवर को भी इतनी नहीं है, लेयर को सबसे ज्यादा है। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ ए काउ अंडर द लूज हाउसिंग सिस्टम। ठीक, आप लूज हाउसिंग सिस्टम में देखें तो एक होता है ढका क्षेत्र और एक होता है खुला क्षेत्र, एक कवर्ड स्पेस और एक ओपन स्पेस। ठीक, अब कवर्ड में अगर बात करें तो काऊ का पूछा है और उसको ढका स्पेस देते हैं 3.5 स्क्वायर मीटर और खुला देते हैं 7 स्क्वायर मीटर। उसने यह क्लियर नहीं किया है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसके आंसर दोनों हो सकते हैं। ठीक, दोनों आंसर हो सकते हैं, 3.5 भी और 7 भी। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए काउ अंडर लूज हाउसिंग सिस्टम। ठीक है, अब लूज हाउसिंग दिया है, दोनों चीजें हो सकती, फिर भी जब ज्यादा सही क्या हो सकता है, तो ज्यादा सही हम मान लेते हैं 7 स्क्वायर मीटर, क्योंकि वहां इसने लिखा है लूज हाउस मतलब खुला छोड़ा है, और यहाँ शायद हो सकता है कि खुले को वो ओपन मान रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर इसका आंसर देखें तो ये ज्यादा सही हो जाएगा। लेकिन आगे से ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमको देखना है कि कौन सा पूछा है, कवर्ड पूछा है तो ये आंसर, खुला पूछा है तो ये आंसर। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर चर्निंग बटर आउट ऑफ क्रीम, मक्खन को मलाई से मथने के बाद क्या बचता है। इसका मतलब क्रीम से अगर आपने मक्खन निकाल लिया तो पीछे क्या बचेगा, छाछ बचेगी, और छाछ को बोलते हैं बटर मिल्क। ठीक, बाकी बटर फैट तो ये मक्खन ही बोल रहा है, इसका तो काम हो गया। वह अगर देखें तो जब हम पनीर बनाते हैं, जब हम छेना बनाते हैं, तब पीछे जो बचता है वो है वह या मट्ठा। और इसकी अगर बात करें तो लिखा ही है मलाई निकला हुआ, मतलब कब बनेगा, जब हम बनाएंगे मलाई, जब हम बनाएंगे क्रीम। तो क्रीम बनाएंगे तो पीछे स्किम्ड मिल्क, पनीर छेना बनाएंगे तो वह, और छाछ बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे तो छाछ में बटर मिल्क। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मिल्क। ठीक है, दूध का प्रमुख घटक है, दूध में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, पानी मिलता है, वाटर 87%। लेक्टोज की अगर बात करें तो 5% बोल सकते हैं, 4.7 to 4.9%। अगर फैट की बात करें तो 4%, प्रोटीन 3.4 to 3.5%। सबसे ज्यादा वाटर है, मेन कंपोनेंट यही होगा। द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट कवर्ड एरिया, यहां लिखा है स्पेशल उसने, फ्लोर स्पेस और वो भी कवर्ड एरिया फॉर ए बुल अंडर लूज हाउसिंग सिस्टम। यहां पर उसने इस क्वेश्चन में क्लियर किया है। ठीक, अब यहां बुल के लिए पूछा है कवर्ड, इसमें भी दो है, अगर कवर्ड है तो 12 स्क्वायर मीटर और ओपन है तो 120 स्क्वायर मीटर। ठीक, उसने कवर्ड पूछा है और उस कंडीशन में 12 स्क्वायर मीटर सही होगा। अब ध्यान रखना, हिंदी में उसने बेल लिख दिया है, पर अंग्रेजी में अगर आप देखोगे तो उसने बुल लिखा है, तो यहाँ बेल का मतलब है सांड। तो थोड़ा हिंदी वाले ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आए तो उसको एक बार अंग्रेजी में जरूर देख लें, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे आपको कि आखिर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अंग्रेजी में जरूर देख लें।
कॉमन राउंड वर्म इन चिकन इज कॉल्ड, चिकन में सामान्य राउंड वर्म को कहा जाता है। ठीक, तो चिकन में अगर देखें तो एक होता है गोलक्रमी राउंड वर्म और एक होता है फीताक्रमी टेपवर्म। ठीक, राउंड वर्म एस्केरिस है, पोल्ट्री में जो मिलता है वो है एस्केरिस, और टेप वर्म है सिंगामस ट्रेकिया, सिंगामस ट्रेकिया। ठीक, उसने पूछा राउंड वर्म। अब हेट्रिकेरिस गैलिनेरम, ये तो मुर्गी में दिखा नहीं, सिंगामस ट्रेकिया है बट वो टेप वर्म फीताक्रमी है, एस्केरिडिया गली, ठीक है, और कैपिलेरिया केंटोटा। तो इसमें अगर देखें तो ये कुछ मैच कर रहा है एस्केरिडिया, तो आंसर हमारा होगा एस्केरिडिया गैली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ calf should receive colostrum during the first day per days। एक बछड़े को शुरुआती दिन या दिनों तक कोलेस्ट्रम प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो 3 से 4 दिन या 3 दिन या 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर। तो इसमें देख लो सी ऑप्शन हमारा सही है। फीडिंग ऑफ मोर ग्रीन्स कंट्रीब्यूट्स इन मिल्क, अधिक हरियाली खिलाने से दूध में, हरियाली खिलाने से हरियाली में विटामिन ए ज्यादा होता है। ठीक, तो इसका मतलब मिल्क के अंदर विटामिन ए बढ़ जाएगा, और विटामिन ए अगर देखें तो वो कैरोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा मिल्क में, और इससे अगर देखें तो येलोनेस मिल्क की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसने पहली स्टेप पे हमारा काम कर दिया, विटामिन ए सही आंसर आया। रोड आइलैंड रेड ब्रीड इज कंसिडर्ड एज फैंसी टाइप, तो फैंसी टाइप ये नहीं है। डुअल पर्पस ये है, मिड टाइप नहीं है, एक टाइप नहीं है, ये है डुअल पर्पस टाइप। ठीक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डुअल पर्पस, दोहरे उद्देश्य वाली ये नस्ल है, और अमेरिकन ब्रीड है ये, अमेरिकन ब्रीड। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ब्रीड डुअल पर्पस है, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ब्रीड मिड टाइप है, मोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन ब्रीड एक टाइप है। ठीक है, और मिड टाइप में अगर देखें तो एशियाटिक भी आती है, एशियाटिक का यूज भी अगर देखें तो मिड टाइप में होता है। पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट वाइडली यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड, ऊर्जा स्रोत के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पोल्ट्री फीड घटक जिसे कहा जाता है, व्यापक मतलब जिसका उपयोग ज्यादा होता है, जिसका यूज ज्यादा होता है। तो ऊर्जा स्रोत पूछा है, अब ऊर्जा स्रोत देखें तो सोयाबीन मिल ऊर्जा स्रोत नहीं है, वो प्रोटीन सोर्स है। लाइम स्टोन कैल्शियम का सोर्स है। ठीक है, मेज कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी का सोर्स है, फिश मील प्रोटीन का सोर्स है। ठीक, ऊर्जा पूछा है, एनर्जी पूछा है, मेज इसका सही आंसर है, और यूज भी सबसे ज्यादा इसी का ही होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लॉटेड मिल्क, निम्नलिखित में से कौन सा पाउडर क्लॉटेड दूध की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं होता है, मैग्नीशियम लैक्टेट का यूज नहीं होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं होता है, कैल्शियम लैक्टेट का यूज होता है। ठीक है, क्या चीज है, तो मिल्क के अंदर देखें तो केसीन कैल्शियम के साथ में है, या यूं कहें कि कैल्शियम केसिन के साथ में है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कैसिनेट, कैल्शियम कैसिनेट। ठीक, जब हम मिल्क का फर्मेंटेशन करवाते हैं, या और बोले तो हम जब कोगुलेशन करवाते हैं, तो कोगुलेशन के बाद में ये कैल्शियम और ये केसिन दोनों सेपरेट हो जाते हैं। पहले दोनों साथ में थे, लेकिन अब दोनों सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद में यह कैल्शियम लैक्टिक एसिड के साथ में कनेक्ट होता है,
और लैक्टिक एसिड के साथ में कनेक्ट होके ये बनाता है कैल्शियम लैक्टेट। और कैल्शियम लैक्टेट लल्लाओं ये रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग मतलब थक्का जमाने के लिए। इसका मतलब अगर मान लो कैल्शियम लैक्टेट नहीं बना तो थक्का नहीं बनेगा। थक्का नहीं बनेगा मतलब दूध जमेगा नहीं। और सोचो अब दूध नहीं जमा तो दही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर मान लो कैल्शियम ना हो तो ओनली लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड सिर्फ खट्टेपन के लिए जिम्मेदार है, वो दूध को जमाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूध को जमाने के लिए जिम्मेदार ये दोनों एक साथ में है, जिनको हमने बोला है कैल्शियम लैक्टेट। ठीक, अब लोगों ने इसका पाउडर बना लिया और पाउडर बना के डायरेक्ट दूध को जमाने में इसका यूज करते हैं, कैल्शियम लैक्टेट। तो यह है इसका सही आंसर। ठीक, तो यह था 2020 का पीएटी का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए पेपर के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।